हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डबल ज्योपर्डी के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब जो हमारा डबल ज्योपर्डी का कॉन्सेप्ट है, इसमें ये चीज होती है कि एक पर्सन जो है, अगर इसका एक बार ट्रायल हो जाता है, उसमें डिसीजन भी आ जाता है, इसके बाद दोबारा सेम फैक्ट्स के ऊपर, सेम लॉ के ऊपर इसका ट्रायल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, इसके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है कि इसने मर्डर कमिट किया है बी का। ओके, अब यहाँ पे ए का जो ट्रायल है वो स्टार्ट हो जाता है एंड आगे जाके खत्म भी हो जाता है एंड डिसीजन ये आता है कि ए ने बी का मर्डर नहीं किया। ए को यहाँ पे एक्विटल मिल जाता है। ओके, अब यहाँ पे जो हमारा डबल ज्योपर्डी का कॉन्सेप्ट है, ये बोलता है कि ए को आप यहाँ पे दोबारा से सेम फैक्ट्स के ऊपर ट्राई नहीं कर सकते हो। ओके, यानी एक बार आपका ट्रायल हो चुका है फैक्ट्स के ऊपर, तो दोबारा से सेम फैक्ट्स के ऊपर आपका ट्रायल नहीं होगा। ओके, अब यहां पे जो हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 2 है, वहां पे भी डबल ज्योपर्डी का कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी गई है। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे भी डबल ज्योपर्डी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात हुई है, लेकिन वहां पे पनिशमेंट के ऊपर बात है। यानी अगर सपोज सेम फैक्ट्स हम लेते हैं, ए ने बी का मर्डर किया है, उसके बाद एलिगेशन लगा हुआ है, यहाँ पे जब ट्रायल पूरा हो जाता है, उसके बाद जब जजमेंट आता है, तो यहाँ पे चीज सामने आती है कि ए ने बी का मर्डर किया है और यहाँ पे ए को सपोज 10 ईयर्स की पनिशमेंट मिल जाती है। तो हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 2 बोलता है कि अगर ए को एक बार आपने पनिश कर दिया सेम फैक्ट्स के लिए, तो दोबारा सेम फैक्ट्स के ऊपर मर्डर के लिए आप ए को पनिश नहीं कर सकते। तो वहां पे पनिशमेंट का एंगल था, लेकिन जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, यहाँ पे हमारा ट्रायल का एंगल है। यानी एक बार अगर ट्रायल हो गया तो दोबारा से आपका सेम फैक्ट्स के ऊपर ट्रायल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन नहीं होता तो फिर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती। इस केस में हम सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ही फॉलो करते। तो यहाँ पे अगर ए को आपने इस केस में एक्विटल दे दिया है, उसको हमने बरी कर दिया है, तो दोबारा से सेम फैक्ट्स के ऊपर इसका ट्रायल हो सकता था, बिकॉज हमारा आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में तो पनिशमेंट के ऊपर बार है, लेकिन आपको एक्विटल मिल चुका है तो दोबारा से आपका सेम ट्रायल हो सकता है। लेकिन ये सेक्शन जो है हमारा बीएनएसएस में, यहाँ पे हमको सेम ट्रायल के ऊपर बार किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे एक्यूज्ड को प्रोटेक्ट किया गया। इसको हम रीड करते हैं एक बार, क्लॉज 1 इसका। अ पर्सन हु हैज बीन ट्राइड बाय अ कोर्ट ऑफ competent jurisdiction for an offense and convicted or acquitted of such offense shall, while such conviction or acquittal remains in force, not be liable to be tried again for the same offense। यानी एक बार आपका ट्रायल हो चुका है तो सेम ऑफेंस के लिए दोबारा से आपका ट्रायल नहीं हो सकता। आगे देखते हैं हम इसमें, nor on the same facts for any other offense for which a different charge from the one made against him might have been made। For example, ए के ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है कि इसने थेफ्ट कमिट किया है बी के घर में। ओके, अब ट्रायल चलता है इसका एंड इसके बाद ये सामने आता है कि ए ने कोई थेफ्ट कमिट नहीं किया। अब यहाँ पे हमारा जो सेकंड पार्ट है इसका, वो बोलता है कि सेम फैक्ट्स के लिए आप ये नहीं बोल सकते आगे जाके कि ए को अब आप रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए कन्वर्ट करो। यानी सेम फैक्ट्स के ऊपर आप एक डिफरेंट चार्ज बना रहे हो, तो ये आप नहीं कर सकते हो। इस चार्ज के ऊपर आप इसका आप ट्रायल दोबारा से नहीं कर सकते हो। ओके, अब क्लॉज 2 के ऊपर हम आते हैं, इसको भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक पर्सन है, इसके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है कि इसने बी के घर में घुसा था ये एंड उसने उसके घर में जाके थेफ्ट भी कमिट किए, मर्डर भी कमिट किए एंड साथ में ट्रेसपास भी कमिट करा है ए ने। ओके, अब यहां पे जो ट्रायल है आगे जाके ए का सिर्फ मर्डर के ऊपर होता है। थेफ्ट और ट्रेसपास का जो चार्ज हैं कोर्ट ने फ्रेम करे ही नहीं है, सिर्फ मर्डर का ही ट्रायल किया है। अब यहाँ पे ए जो है, फॉर एग्जांपल, इसको मर्डर वाले केस में एक्विटल मिल जाता है, ये बरी हो जाता है। तो जो हमारा क्लॉज 2 है ये बोलता है अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो थेफ्ट और ट्रेसपास का जो केस है उसको दोबारा से स्टार्ट कर सकता है। यानी कि ए का जो ट्रायल है वो थेफ्ट और ट्रेसपास के ऊपर भी हो सकता है,
बिकॉज उन ऑफेंसेस के ऊपर इसका चार्ज फ्रेम हुआ ही नहीं था। बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहले आपको स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट लेना पड़ेगा, तभी इस केस में थेफ्ट और ट्रेसपास के ऊपर भी ट्रायल आगे जाके हो सकता है। अब क्लॉज 3 यहां पे बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को स्टिक से मारा, लाठी से मारा। ओके, ए ने बी को लाठी से मारा है, जिसकी वजह से बी बहुत ज्यादा ग्रीवियसली इंजर्ड हो जाता है। तो यहां पे आप देख रहे हो कि ए ने बी को ग्रीवियस हर्ट कॉज की है। उसका जो ट्रायल आगे जाके वो ग्रीवियस हर्ट के ऊपर ही होता है, लेकिन जब उसका ट्रायल चल रहा होता है, बीच में जो बी है इसकी डेथ हो जाती है। अब यहां पे आप देख रहे हो कि ट्रायल चलता था ग्रीवियस हर्ट का। ओके, हम मान लेते हैं इस केस में जजमेंट भी आ गया था, ए को यहां पे ग्रीवियस हर्ट के लिए कन्विक्ट भी कर दिया था। इसके बाद बी की डेथ हो जाती है सेम इंजरी के लिए, यानी जो इंजरी ए ने बी को कॉज करी थी, सेम इंजरी के चक्कर में बी की अब डेथ हो जाती है। यहां पे आप देख रहे हो कि कॉन्सिक्वेंस बदल गया। पहले ग्रीवियस हर्ट का केस बनता था, अब मर्डर का केस बनेगा सेम फैक्ट्स के ऊपर। तो यहां पे जो हमारा क्लॉज 3 है वो ये बोलता है कि ए को आप मर्डर के लिए अब ट्राई कर सकते हो। तो जो पुराना ट्रायल था वो ग्रीवियस हर्ट पे हुआ था, एंड आपको पता है कि जो ग्रीवियस हर्ट और मर्डर की सजा है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मर्डर में आपको डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है, एंड इसलिए इस केस में अब मर्डर का ट्रायल सेम फैक्ट्स के ऊपर हो सकता है। अब क्लॉज 4 के ऊपर हम आते हैं, इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट है हमारे, इन्होंने ए को सपोज मर्डर के लिए कन्विट कर दिया। अब हमको पता है कि सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट जो है इनके पास मर्डर की ऑफेंस को ट्राई करने की पावर ही नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने मर्डर के लिए उसको कन्वर्ट कर दिया है। तो आगे जाके हमारा क्लॉज 4 बोलता है कि ए को आप दोबारा से मर्डर के लिए ट्राई कर सकते हो, बिकॉज हमारा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है उनके पास पावर ही नहीं थी ए को यहाँ पे कन्वर्ट करने की। तो आगे जाके जो हमारे सेशंस कोर्ट है वो मर्डर का केस दोबारा से सेम फैक्ट्स के ऊपर ए के खिलाफ वो ट्राई कर सकते हो। अब क्लॉज 5 हमारा बोलता है कि अगर एक पर्सन जो है इनको सेक्शन नंबर 281 में डिस्चार्ज कर दिया गया है, सेक्शन नंबर 281 में इनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो दोबारा से आपको अगर इनका ट्रायल करना है तो आपको पहले जिस कोर्ट ने उसको डिस्चार्ज किया था उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। उसकी आप परमिशन ले लोगे, उसके बाद आप यहाँ पे ए को दोबारा से ट्राई कर सकते हो सेम फैक्ट्स के ऊपर। अब क्लॉज 6 के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पे सेक्शन नंबर 26 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड सेक्शन नंबर 208 ऑफ दिस न्यू सीआरपीसी, इसके बारे में बात करी गई है। इसमें बोला हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, इसने एक एक्ट कमिट किया है जो कि 2 एक्ट्स में ऑफेंस है। सपोज ए ने बी का मर्डर किया है, जो कि हमारा जो न्यू आईपीसी है वहां पे भी ऑफेंस है, एंड साथ साथ में सपोज एनडीपीएस एक्ट जो है फॉर एग्जांपल उसमें भी एक ऑफेंस है। तो यहाँ पे आप दोनों एक्ट्स के अंदर ए को कन्विक्ट नहीं करोगे, आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, या तो आप इसको जो हमारे न्यू आईपीसी है इसमें कन्वर्ट करो, या फिर आप इसको एनडीपीएस एक्ट में कन्वर्ट करो। दोनों एक्ट के अंदर इसको आप पनिशमेंट नहीं दे सकते। ओके, तो ये चीज हमको समझनी है सेक्शन में, जो हमारा डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट है उसमें हमको यही चीज याद रखनी है। ओके, अब हम आते हैं अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर। अब इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि जो हमारे पीपी और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं ये विदाउट वकालतनामा किसी भी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जाके ये सरकार का जो केस है वो लड़ सकते हैं। ओके, क्लॉज 2 इसका बोलता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक विक्टिम है, हमको पता है कि जो विक्टिम का केस है वो स्टेट ही लड़ती है, जो स्टेट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं या फिर हमारे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वही विक्टिम के बिहाफ पे केस को लड़ते हैं। लेकिन सपोज हमारी विक्टिम को एक पर्सनल एडवोकेट करना है, एक प्राइवेट वकील करना है, तो जो हमारा क्लॉज 2 है वो इस विक्टिम को परमिट कर देगा। यहाँ पे जो हमारी विक्टिम है अपना प्राइवेट वकील कर सकती है, लेकिन जो ये हमारे प्राइवेट वकील है इनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं उनके डायरेक्शंस के अनुसार काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और चीज गिवन है
कि अगर फॉर एग्जाम्पल केस जो है, जो हमारा केस है, इसमें एविडेंस क्लोज हो चुके हैं, अब यहाँ पे जो हमारे प्राइवेट वकील हैं ये अपना रिटन आर्ग्यूमेंट्स भी कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ये काम तभी कर सकते हैं जब कोर्ट उनको यहाँ पे परमिट करेगा। ओके